गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि वीडियो लेक्चर के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें आज जो अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है 22 नंबर का, जो आपकी बुक के अंदर है वो CBSE 11th में आता है ये। और आपके 12th में जो 22 नंबर का जो चैप्टर है बुक में, RBC की बुक में, वो डिस्कस करेंगे। उसका नाम है मानव का पाचन तंत्र। ठीक है, मानव का पाचन तंत्र, ये है अपना टॉपिक है। तो मानव के पाचन तंत्र की बात करें सबसे पहले बच्चों, तो मानव का पाचन तंत्र है, तो इसमें आपको एक लाइन टू लाइन पढ़ना है कि क्वेश्चन इसमें नीट के अंदर भी आते हैं और अपने बोर्ड के अंदर भी पक्का क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो पाचन तंत्र क्या होता है? तो पाचन तंत्र की बात करें, शरीर का वह तंत्र जो जटिल भोज्य पदार्थ को उनके एंजाइमेटिक जल अपघटन के द्वारा सरल तथा अवशोषण योग्य पदार्थ में तोड़ देता है, ऐसे तंत्र को क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। समझ गए? मतलब क्या होता है पाचन तंत्र का रोल क्या होता है? जो जटिल भोज्य पदार्थ है, जटिल और जो खाते हैं भोज्य पदार्थ, ठीक है, किसमें टूटेगा? सरल तथा अवशोषण सरल या अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थ में टूट जाता है। ये शरीर में किसके द्वारा होता है बच्चों? ये जो होता है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के द्वारा होता है। ये जो काम होता है किसके द्वारा? पाचन। और ये काम होता है क्या है? क्योंकि एंजाइमेटिक, जो एंजाइम का रोल होता है जल अपघटन, ये काम क्या होता है? एंजाइमेटिक जल अपघटन के द्वारा होता है। तो जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थ के अंदर टूट जाते हैं। या शरीर का वह तंत्र जो जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ और अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थ में तोड़ देता है, ऐसे भोज्य पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे तंत्र को क्या कहते हैं? ऐसे तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। तो वापस वो शरीर का वह तंत्र जो जटिल भोज्य पदार्थों को उनके एंजाइमेटिक जल अपघटन के द्वारा सरल तथा अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थ में तोड़ देता है, या सरल या अवशोषण योग्य पदार्थ में तोड़ देता है, ऐसे तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद रखनी है, करनी है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी जो बात आती है बच्चों, यहाँ पर जो नेक्स्ट अपना बात करते हैं पाचन तंत्र की बात करते हैं। पाचन तंत्र जो होता है वो कैसे बनता है? पाचन तंत्र जो बना होता है, पाचन तंत्र, पूरे पाचन तंत्र की बात करें, पाचन तंत्र बना होता है आहार नाल और पाचन ग्रंथियों से मिलकर बनता है। यदि पाचन तंत्र, संपूर्ण पाचन तंत्र की अपन बात करें, संपूर्ण पाचन तंत्र जो बनता है वो किससे बनता है? आहार नाल होती है और उसमें सहायक पाचन ग्रंथियां होती है। इस टेबल के माध्यम से अपना पूरा चैप्टर है वो अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वो ये डायग्राम दिया, बुक और डायग्राम आपने नहीं समझ पाया, इस प्रकार से आपका डायग्राम बनना है, ध्यान से एक बार देखेंगे। ठीक है, सरल प्रकार से मैंने बनाया है। तो पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है? पाचन तंत्र का निर्माण बच्चों का आहार नाल से होता है। ठीक है, पाचन तंत्र की बात करें, पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है बच्चों? आहार नाल और आपके सहायक पाचन ग्रंथि मिलकर पूरे पाचन तंत्र का निर्माण करती है। यदि आप बोले पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र अकेला आहार नलिका ही पाचन तंत्र नहीं है, सहायक पाचन तंत्र, जो सहायक पाचन जो ग्रंथि है वो भी एक आपके पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो अपन संपूर्ण पाचन तंत्र के निर्माण की बात करते हैं, तो पाचन तंत्र का जो निर्माण होता है वो आहार नाल और पाचन ग्रंथियों से मिलकर होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है आहार नाल की संरचना की बात आती है आपके बुक के अंदर। ठीक है, तो आहार नाल की संरचना की बात आती है। तो आहार नाल की बात करें तो आहार नाल एक लंबी कुंडलित और नलिकाकार संरचना है। ठीक है, कुंडलित भी होती है बीच में और नलिकाकार संरचना है जो मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती है। आहार नाल की बात करें तो कहाँ से? मुख से लेकर
गुदा तक ये फैली हुई रहती है। इसकी लंबाई की बात करें बच्चों, आहार नाल की लंबाई की बात करें तो ये इसकी जीवित अवस्था में लंबाई 4 से 5 मीटर होती है, और जब मृत अवस्था में या मनुष्य की जो मृत्यु हो जाती है तो इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर हो जाती है। यहाँ देना क्वेश्चन आ सकता है ना, जीवित अवस्था में 4 से 5 मीटर होती है, ठीक है, 4.5 मीटर होती है, ठीक है। जीवित अवस्था में आहार नाल की लंबाई की बात करें तो 4.5 मीटर होती है, और मृत्यु की अवस्था में कितनी होती है, 7 से 8 मीटर हो जाती है इसकी लंबाई। क्यों हो जाती है, क्योंकि इसके जो अवयव होते हैं, ठीक है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका अपघटन हो जाता है, ठीक है, उनका लाइसिस हो जाता है। मृत्यु की अवस्था में क्या होता है, लाइसिस हो जाता है उनका, तो क्या फैल जाते हैं, तंतु होते हैं वो फैल जाते हैं, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 7 से 8 मीटर तक भी हो सकती है मृत्यु की अवस्था में। सामान्य इसकी जीवित अवस्था में इसकी कितनी लंबाई होती है, 4 से 5 मीटर तक होती है। अब बच्चों बात करते हैं कि आहार नाल का जो है, आहार नाल मतलब आहार नाल के जो कौन कौन संरचनाएं पाई जाती है, अपन लोग बात करते हैं आहार नाल के जो मुख्य भाग होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ तक देखो, आहार नाल के मुख्य भाग की बात करें तो अपन आहार नाल के मुख्य भागों की बात करें तो सबसे पहले आहार नाल की देखो कहाँ से चालू, मुख्य गुहा से, ठीक है, मुख्य गुहा से स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर अगला जो पार्ट होता है ग्रसनी आती है, फिर ग्रसिका आती है, ठीक है। अब मैं डायग्राम में बताऊंगा आपको, तो आपको ये पूरी की पूरी टेबल ऐसे कैसे याद रखें, पूरा पूरा चैप्टर की टेबल है, ठीक है। टेबल बनाएंगे, बुक में ऐसे टेबल नहीं देखिए, आप पहले नोट लिखने से पहले ये टेबल बना लेना, ताकि आपको याद करने के हिसाब से, नीट की प्रिपरेशन के हिसाब से बहुत अच्छी याद रहे तरीका रहेगा। इसका फंडा भी बताऊंगा आपको। तो आहार नाल की बात करें तो मुख्य गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका होगी, फिर आता है आमाशय और फिर आती है आंत्र। देखो यहाँ से चालू करते हैं, मुख ये रहा, देखो ये रहा मुख, ठीक है, ये मुख, ये नासा गुहा होगी ऊपर वाली, ये मुख होगी, और बीच में क्या होता है, ये जो अपना तालु होता है, ये वाला भाग हो गया ये, ठीक है, ये तालु वाला भाग हो गया, ठीक है। तो ये होगी मुख गुहा, मुख गुहा से स्टार्ट है। उसके बाद ये आती है ग्रसनी, ठीक है, उसके बाद फेरिंग्स आती है, ग्रसनी आती है, इसके बाद ग्रसिका, ठीक है। ग्रसिका के बाद देखो ये रहा आमाशय, यही तो लिखा आपने, पहले मुख गुहा, ये मुख गुहा, फिर ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, ये रहा फैला हुआ भाग है, ये रहा आमाशय, ठीक है, ये रहा आमाशय, ये रहा ये आमाशय, ठीक है। आमाशय के बाद क्या चालू हो जाती है, आंत्र चालू हो जाती है, ये आमाशय के बाद एक बच्चों क्या चालू होती है, आंत्र चालू होती है, आंत्र। तो आंत्र के हिस्से की बात कर लेते हैं अपन, अब आंत्र के हिस्से की बात कर लेते हैं। तो आंत्र के अंदर क्या होता है, आंत्र की बात करें, इंटेस्टाइन की बात करें, इंटेस्टाइन में 2 प्रकार की होती है यहाँ पर, एक तो होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। याद रखना, छोटी आंत पहले आती है, बड़ी आंत बाद में आती है। छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है, बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। छोटी आंत की जो चौड़ाई होती है कम होती है, बड़ी आंत की चौड़ाई ज्यादा होती है। याद रखना, ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है छोटी आंत, तो छोटी आंत की बात करते हैं। छोटी आंत के अंदर क्या होता है, देखो, तो छोटी आंत है, तो छोटी आंत के बच्चों 3 भाग होते हैं। छोटी आंत तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। छोटी आंत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला आता है ग्रहणी, दूसरा आता है अग्र शुदांत्र, तीसरा आता है शुदांत्र। अग्र शुदांत्र को आप मध्यांतर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ग्रहणी के ग्रहणी, अग्र शुदांत्र और शुदांत्र। छोटी आंत के भाग की बात करें 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के भाग की बात करें तो कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। पहला ग्रहणी, दूसरा अग्र शुदांत्र और तीसरा शुदांत्र। अब इंग्लिश में याद रखना में ज्यादा इजी रहता है बच्चों, ठीक है। पहला आता है ड्यूडेनम, दूसरा आता है जेजुनम और तीसरा आता है इलियम। ग्रहणी को बोलते हैं ड्यूडेनम, अग्र शुदांत्र को बोलते हैं जेजुनम और शुदांत्र को बोलते हैं इलियम। इसका देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा याद रखने का, आप SDGI, ठीक है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। कई बार क्या होता है बच्चों, इनके पार्ट्स को अपनों को ये नहीं पता होगा ये पार्ट्स किसका है। आप लोग जेजुनम बोलो तो फिर आप लोग पूछोगे छोटी आंत का हिस्सा है, बड़ी आंत का हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है।
तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, भाई ये जेजुनम है या शुद्धांत्र पार्ट है, ठीक है, या अग्र शुद्धांत्र पार्ट है, तो ये किसका हिस्सा है, ये बड़ी आंत का हिस्सा है या छोटी आंत का हिस्सा है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो इसलिए मैंने मेरा फंडा बना रखा देखो बच्चों, वो फंडा आपके साथ शेयर दूंगा। SDGI, एस मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे इंग्लिश में याद रखो तो एस यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का है, एस मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन, डी का मतलब आपको पता है ड्यूडेनम, जे का मतलब आपको पता ही है क्या है जेजुनम, और आई का मतलब इलियम। तो फंडा क्या हो गया, शिव दयाल जी, क्या फंडा हो गया बच्चों, शिव दयाल जी, स्मॉल इंटेस्टाइन है शिव दयाल जी। अब आपको याद रखना है शिव दयाल जी, ठीक है, शिव दयाल जी। एस से क्या है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन है, दयाल और डी से क्या है ड्यूडेनम है, जी से जे से क्या है, ठीक है, जे से आपके है जेजुनम, लास्ट और आई से क्या इलियम है, ठीक है। इंग्लिश में नाम याद रखना बहुत ईजी है, इंग्लिश में इनसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ना ये हो गया आपका इसका फंडा, छोटी आंत को याद करने का तरीका मैंने बता दिया। इनको आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो भी अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद तो नेक्स्ट बात आती है तो देखो, इसके बाद आती है बड़ी आंत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। अभी पहले अपन बात कर लेते हैं छोटी आंत की, ठीक है। छोटी आंत की बताता हूँ पहले, इसमें डायग्राम देखो, यह था ग्रसनी ग्रसिका, और ये अमाशय, अमाशय के बाद क्या चालू हो गया था, यहाँ पे छोटी आंत, ये हो गया जो ग्रहणी वाला पार्ट, सबसे पहला वाला पार्ट है जो घुमाव वाला पार्ट होता है, ये हो गया था आपके ग्रहणी वाला पार्ट हो गया था, ये इसको क्या होता है ड्यूडेनम, है ना, छोटी आंत का सबसे पहला हिस्सा हो गया। फिर आता है दूसरा पार्ट जो यहाँ पर, जो ये जो मैंने बताया ये अंदर मतलब ये बहुत लंबी होती है, तो अंदर लिपटी हुई रहती है, छोटी आंत होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है। लंबाई कितनी होती है आगे पर मैं बताऊंगा जब इसकी नंबर आएगा तो, ठीक है। तो ये अंदर लिपटी हुई रहती है, कोल्ड रहती है, इस फैली हुई रहती है, उलझी हुई रहती है आपस में, इसका मतलब होती हुई रहती है इसका। तो इसका जो अगला ये जो ग्रहणी, ग्रहणी का अगला भाग हो गया, देखो ये हो गया अग्र शुद्धांत, इसको क्या बोलते हैं जेजुनम, और जेजुनम मतलब ग्रहणी का अगला भाग यहाँ पर अपन दिखा सकते हैं। और इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटे आंत का सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं जेजुनम सॉरी इलियम, और या शुद्धांत, ये यहाँ पे दिखा दिया लास्ट वाला भाग। और ये क्या होता है जो यहाँ पर जुड़ता है, इससे किससे जुड़ता है, बड़ी आंत किससे जुड़ता है, देखो यहाँ पर ये जुड़ती है ना आपको, है ना, लास्ट में यहाँ पर आके जो अंधनाल होती है, ब्लाइंड कैनाल होती है, यहाँ पर आके ये जुड़ता है, कौन सा, इलियम शुद्धांत्र, जो छोटी आंत का तीसरा हिस्सा है, सबसे लास्ट वाला भाग है। तो ये इस प्रकार से मैंने यहाँ बता दिया। अब जो दूसरी बात है बड़ी आंत की, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन देखो, लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन भाग होते हैं। उंडुक होता है जिसको सिक्कम बोलते हैं, ठीक है, उंडुक जिसको क्या बोलते हैं सिक्कम बोलते हैं। दूसरा वहनदांतर जिसको कोलन बोलते हैं, और तीसरा मलाशय जिसको रेक्टम बोलते हैं। तो बोले तो मतलब कितने पार्ट हो गए इसके, लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत के तीन पार्ट हो गए इसके भी, ठीक है, उंडुक, वहनदांतर और मलाशय, ठीक है, ये तीन भाग हुए। इंग्लिश में बात करें तो इसका एक सिक्कम, कोलन और रेक्टम। तो इसका भी फंडा क्या होता है, LCCR, है ना, LCCR, ठीक है। एल मतलब है यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन से, सी से क्या है सिक्कम है, सी से अगले सी से क्या है कोलन है, आर से क्या है रेक्टम है, ठीक है, मदद से। तो ये भी इसके क्या हो गए, तीन पार्ट हो गए, CCR, ठीक है, LCCR, ठीक है। इसका फंडा हो गया LCCR, याद है लार्ज नीचे LCCR कंटिन्यू याद रह जाएगा, ठीक है। इसका कुछ नाम बनाओ तो बना लेना, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज नीचे LCCR, एल लार्ज, सी मतलब सिक्कम, नेक्स्ट सी मतलब कोलन, और आर। हिंदी में याद करो तो उंडू, वहनदांतर और मलाशय, तीन भाग होते हैं किसके, बड़ी आंत के, ठीक है। अब बात आती है बच्चों आपके बड़ी आंत देख लो, ये तो ये रहा सिक्कम वाला भाग, ये जो भाग है जहाँ पर ये आके इलियम या शुद्धांत जुड़ती, इसको बोलते हैं उंडुक, इंग्लिश बोल तो
इंग्लिश बोल सीकम, ठीक है। ये अंतराल होती है। इसका जो नेक्स्ट जो हिस्सा है देखो इसको परिवेशिका बोलते हैं, तो अपेंडिक्स आप बोलते हैं अपेंडिक्स में दर्द हो गई, ये वाले अपेंडिक्स होते हैं, यहाँ पे अपेंडिक्स होती है, मतलब उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है। ये अंतराल होता है, मतलब अंतराल मतलब थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। सीकम क्या होती है, एक थैलीनुमा संरचना होती है, इसका जो अगला हिस्सा होता है इस प्रकार उंगलीनुमा, जो लास्ट में बिल्कुल ऐसे यहाँ से उंगलीनुमा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। ये अपने अवशेषीय अंग होता है, ठीक है, इसको परिशेषिका अपेंडिक्स बोलते हैं। तो पहला पार्ट हो गया उंडुक, ये रहा जहाँ पर इलियम, ये देखो सुधांत्र का अंतिम मिला, ये सुधांत्र ना, तो ये सुधांत्र, ये सुधांत्र का अंतिम मिला यहाँ पे जुड़ता है, तो यहाँ किससे जुड़ता है, सीकम से, तो यहाँ पर जुड़ता है। इसको जॉइंट को क्या बोलते हैं, इलियोसिकल वाल बोलते हैं, ठीक है, इलियोसिकल वाल बोलते हैं। ये इलियम है, ये सीकम है, इसके बीच में एक वाल पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर आगे जुड़ता है, इलियम सीकम वाल बोलते हैं। भोजन ऐसे आता है, यहाँ से आया, ऐसे अमा से आया, फिर ड्यूडेनम, फिर अगर सुधांत्र, और फिर इलियम से फिर क्या सीकम आता है, सीकम से फिर कोलन, कोलन से फिर रेक्टम, रेक्टम से फिर एनस, इस प्रकार से भोजन का गति होती है इसमें, ठीक है। अब देखो ये हो गया उंडुक, पहला पार्ट में बता रहा हूँ बड़ी आंत का, तो उंडुक ये वाला पार्ट होता है जहाँ पर आके इलियम जुड़ी है, ये जुड़ी है। दूसरा पार्ट होता है ये रहा वहनदांत्र का आरोही भाग, आरोही भाग मतलब ऊपर ऐसे जाता है ये, ठीक है, आरोही भाग, आरोहण कर रहा है, ऊपर जा रहा है, देखो ये भाग देखो वहनदांत्र मतलब कोलन का, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेंडिंग कोलन, ठीक है, एसेंडिंग में ऊपर जा रहा है। फिर ये है इस पर अनुप्रस्थ, तो ऐसे ऐसे होता है, उसको अनुप्रस्थ बोलते हैं ना, तो ये कोलन का अनुप्रस्थ भाग है, वहनदांत्र का अनुप्रस्थ भाग। फिर ये देखो अवरोही नीचे उतर रहा है, तो वहनदांत्र का डिसेंडिंग कोलन, इसको डिसेंडिंग कोलन मतलब वहनदांत्र का नीचे उतरने वाला भाग। और ये जो हो गया लास्ट वाला भाग हो गया रेक्टम का, जो खुला हुआ भाग होता है, ये जो ये रेक्टम, ये मलाशय हो गए, तीनों भाग हो गए किसके, बड़ी आंत्र के, ठीक है, बड़ी आंत्र तीनों भाग। अब आता है दूसरी क्या, पाचक ग्रंथि और होती है, देखो पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि की बात करें तो पहले की लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि तीन होती है, देखो ये होती है जो ऊपर तालु में पाई जाती है, उसको ऊपर वाले जो उसको पेरोटिड ग्लैंड्स बोलते हैं। दूसरी यहाँ पर जीभ के नीचे पाई जाती है, जो जीभ के नीचे पाई जाती है उसको बोलते हैं अधोजीवा, ये सबलिंगुअल, जीभ के नीचे पाई जाती है यहाँ पे, मतलब जो मुख बुई का खुलती है ना, जीभ के नीचे पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है, इसको बोलते हैं अधोजीवा, ठीक है। और एक जो यहाँ पर होती है जो उसको बोलते हैं अधोहनु, सब मैग्जिल, जो मैग्जिला के नीचे पाई जाती है, ठीक है, हनु जो होता है मैग्जिला बोलते हैं, तो मैग्जिला के नीचे पाई जाती है, ठीक, उसको बोलते हैं अधोहनु। तो तीन प्रकार की जो पेरोटिड, लार ग्रंथि, अधोजीवा और अधोहनु, जिसको सब मैग्जिलरी ग्लैंड बोलते हैं। तीन तो होगी लार ग्रंथियां। अब हम पाचक ग्रंथियों की बात करें तो तीन तो भी आपके लार ग्रंथियां होंगी, ठीक है। फिर आती है यकृत, ये रहा यकृत, ये भी एक बड़ी ग्रंथि मानते हैं इसको, देखो ये यकृत है, ठीक है, ये रहा यकृत, यकृत यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और यकृत के दो जो लोब होते हैं उनसे दो डक्ट आती है, वो कॉमन डक्ट बनाती है। फिर इससे जो पिता से होती है, इसकी डक्ट से जुड़कर कॉमन बाइल डक्ट मिलके यहाँ पर पेनक्रियाज के साथ में, ठीक है, यहाँ पेनक्रियाज है, ये जो आमाशय है, आमाशय वाली जो डक्ट होती है उसके साथ में हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के साथ में ड्यूडेनम में खुलती है, समझ रहे हो ना। देखो लीवर से, लीवर के दोनों लोब से ये आगे डक्ट, ठीक है, लीवर के दोनों लोब से आगे डक्ट, जिसको ये अपना बोलेंगे कॉमन डक्ट बोलेंगे, हेपेटिक डक्ट बोलेंगे। फिर यहाँ से जो पिता से होता है, ये पिता से डक्ट आके इसमें मिलती है, फिर बनाती है ये एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। कॉमन बाइल डक्ट अंदर ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है ना, ये ड्यूडेनम घुमा हुआ पार्ट होता है ये, तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में उधर से जाके से जो पेनक्रियाज वाला डक्ट होती है ये, ठीक है, ये पेनक्रियाज की जो डक्ट होती है उसमें जाके इस प्रकार से दोनों साथ में खुलती है, इसको बोलते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। मतलब पेनक्रियाज वाली नली, ये पेनक्रियाज की जो नली होती है वो, और ये ऊपर से जो पित्ताशय से और लीवर से जो आ रही है जो कॉमन बाइल डक्ट है, वो मिलके यहाँ पर ड्यूडेनम वाले जो भाग है, ग्रहणी वाला भाग है, इसमें खुलती है, इसको बोलते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से यहाँ पे खुलता है, ठीक है। तो ये होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जिसमें मतलब यकृत हो गया, उसके बाद पिता से, ये भी एक ग्रंथि है, ये पिता से गाल ब्लैडर, जो क्या होता है यहाँ से जो बाइल आता है उसको स्टोर करता है ना। पिता से का काम क्या होता है, ऊपर से जो यकृत से जो बाइल आता है, ठीक है, उसको स्टोर करना, और जैसे जूट पड़ती है वैसे वैसे इसमें ग्रहणी में छोड़ता रहता है, ठीक है। फिर आता है अग्नाशय, अग्नाशय ये पेनक्रियाज, पेनक्रियाज ये, ठीक है,
तो इस प्रकार से ये होगी आपके पाचक ग्रंथियां होगी। तो इस प्रकार से अपने पाचन तंत्र का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बच्चों में पाचन तंत्र का निर्माण होता है। डायग्राम अच्छे से देखो, ये टेबल अच्छे से देखो, ये पूरा टेबल पाचन तंत्र को, पूरा पाचन तंत्र है इसके अंदर, इनको आगे डिटेल से पढ़ेंगे है ना। और ये जो है आपको पाचन तंत्र का डायग्राम, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम पूछा गया है एग्जाम के अंदर, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, और भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए पाचन तंत्र का डायग्राम आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बुक वाला नहीं समझ में आ रही, इस प्रकार से आप बना सकते हो, बिल्कुल ईजी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पाचन तंत्र की जो मोटी मोटी जो बातें थी वो होगी। तो पाचन तंत्र का सबसे पहले मैं बता दूं पाचन तंत्र क्या होता है। जटिल भोज्य पदार्थ जो होते हैं एंजाइम, उनके एंजाइमेटिक जल अपघटनों के द्वारा सरल और अवशोषण पदार्थों में अवशोषित योग्य पदार्थों में टूट जाते हैं। ऐसे तंत्र क्या बोलते हैं, इस शरीर में से जो तंत्र पाए जाते हैं बोलते हैं पाचन तंत्र बोलते हैं। पाचन तंत्र का जो निर्माण की बात है आहार नाल पाचन ग्रंथियों से होता है। मैंने बता दी कि आहार नाल किस किस से बनी होती है, ये अपन डिसाइड कर लिया, ठीक है। और पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, मैंने भी आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बार आप देख लो ये सारा का सारा, तो डायग्राम से देख लो, ठीक है। फिर अपन इसमें आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। लार ग्रंथियां बच्चे याद है ना, पेरोटिड ग्लैंड होती है ऊपर वाले जो तल से वहाँ पर रहती है। अधोजीवा न जीभ के नीचे, और अधोहनु जिसको सब मैक्सिलरी ग्लैंड बोलते हैं, मतलब जो अपना मैक्सिला होता है उसके नीचे पाई जाती है, ठीक है। ये होगी। फिर यकृत भी एक पाचक ग्रंथियों में अपन मानते हैं इसको, ठीक है। और पित्ताशय जिसको गाल ब्लैडर जो उसको बोलते हैं वो भी एक पाचक ग्रंथि में। अग्नाशय जो पेनक्रियाज है, तो इनको क्यों बोलते हैं, इनके द्वारा भी कुछ पाचक जो रस होते हैं वो ड्यूडेनम में स्थापित किए जाते हैं और भोजन को पचाने में ये मदद करते हैं, ठीक है। तो ये आज की कक्षा में इतना बहुत होगा। कल अपना बात करेंगे मुख्य भूमिका के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे वन बाय वन बात करेंगे जो आगे मुख्य होगा। यहाँ पे देखो डायफ्राम दिखा रखा है, ठीक है। ये डायफ्राम दिखा रखा है, और आपको दिख रही है रसप्रस्थ भाग है वर्णतंत्र का। ये वर्णतंत्र का जो आरोही भाग है ये वाला, ठीक है। ये आरोही भाग है वर्णतंत्र का, और ये नीचे मलाशय है, उदर है, शुद्धांत्र है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जिसको इलियम बोलते हैं। और ये मैं नाम नहीं लिखा, इलियोसिकल वाल है ये, ठीक है। और ये हिपेटो जो है ना आपके जो बोलते हैं कौन सा हिपेटोपेनक्रेटिक वाल है ये वाला, ठीक है। हिपेटोपेनक्रेटिक वाल है, इस प्रकार से ये वाल यहाँ पर पहले तो मैं नाम नहीं लिखा, लेकिन अपन और समझ लेना क्योंकि नाम हो रहा है तो मैं हमेशा डिस्कस होना जब ऊपर भी होता है तो और अच्छे से आपका डिटेल करेंगे। आज की कक्षा में मुझे बहुत है, धन्यवाद।